यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 8वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक: बीरबल का बीज, भविष्य का न्याय। कहानी 8: बीरबल का बीज, भविष्य का न्याय। प्रस्तावना: वो बीज जो एक समाधि से निकला, अब समय के गर्भ में पेड़ बन चुका है और उस पर लगे हैं फल, जो किसी राजा की नहीं, न्याय की संतानों की भूख मिटाते हैं। यह कहानी उस बीज की है जिसे बीरबल की चुप समाधि के नीचे से निकाला गया था, जिसे अकबर ने अपने हाथों से रोपा। अब वह पेड़ बन गया था, पर उसके हर पत्ते पर भविष्य की कहानियां लिखी थीं। अध्याय 1: फल जो भविष्य बताते थे। अकबर अब हर सुबह उस वृक्ष के नीचे बैठता। उस वृक्ष पर अनोखे फल लगते, हरे नहीं न पीले, बल्कि चमकते हुए नीले फल। हर फल को तोड़ते ही उसमें एक शब्द उभरता, कभी क्षमा, कभी त्याग, कभी द्वंद्व, और एक दिन आगामी न्याय। राजा समझ नहीं पा रहे थे, पर बीरबल का स्वर भीतर गूंजता, ये बीज न्याय को अगले समय तक ले जाने आए हैं। अध्याय 2: बीजों की भाषा। एक दिन दरबार में एक अंधा लड़का आया। उसने कहा, मुझे उस वृक्ष से एक फल चाहिए। मैं जानता हूं वो मेरी आत्मा की दृष्टि है। अकबर ने उसे एक फल दिया। लड़के ने फल को अपने सीने से लगाकर कहा, इसमें लिखा है, दृष्टिहीन निर्णय से बड़ा कोई अंधकार नहीं। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। लड़का मुस्कराया और चला गया। शायद बीरबल की आत्मा एक नए रूप में लौट आई थी। अध्याय 3: भविष्य के मंत्री। अब अकबर ने निर्णय लिया, पुराने दरबारियों की जगह फल की गवाही से चुने गए लोग मंत्री बनेंगे। हर दिन एक आम आदमी आता, वृक्ष से फल तोड़ता, उसमें लिखे शब्द को समझता, और उसी आधार पर उसे एक दिन के लिए न्यायाधीश बनाया जाता। एक दिन किसान आया, फल पर लिखा था, मूल्यहीन परिश्रम भी करुणा मांगता है। उसने तुरंत श्रमिक कर माफ करवा दिया। एक विधवा आई, फल पर लिखा था, मौन की रक्षा भी उत्तरदायित्व है। उसने एक सैनिक को युद्ध से वापस बुला लिया। अध्याय 4: शाही विरोध। पुराने मंत्री इस बदलाव से क्रोधित थे। एक दिन उन्होंने मिलकर वृक्ष को जलाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में 5 लोग आए, तेल डाला, अग्नि जलाई, पर जैसे ही आग लगी, एक तेज हवा चली और सब रुक गया। अकबर स्वयं उस वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने कहा, अगर तुम इसे जलाओगे तो अगली सुबह बीरबल की आत्मा तुम्हारे विचारों में आग लगा देगी, और वहां से जो धुआं उठेगा वो तुम्हारे वंशों को न्याय के डर से बाँच कर देगा। मंत्री डर गए और लौट गए। अध्याय 5: बीरबल का पुनर्जन्म। कुछ महीनों बाद उस वृक्ष के नीचे एक बालक मिला, धूल से सना, चुप और शांत। उसके माथे पर एक पत्ती चिपकी थी, जिस पर लिखा था, मैं बोलूंगा नहीं, पर जब मैं देखूंगा न्याय होगा। उसे दरबार लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, पर सब मुझे बीरबल कहते हैं, क्योंकि मेरी दृष्टि न्याय की भाषा में है। अकबर की आंखें भर आईं। बीरबल का बीज अब एक मानव रूप में लौट चुका था। समापन: भविष्य का दरबार। अब हर दिन उस पेड़ के नीचे दरबार लगता। राजा, प्रजा, बच्चे, बूढ़े सब आते। कोई मुकदमा नहीं होता, सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता,
तुम्हारा निर्णय बीरबल के बीज के योग्य है। और अगर जवाब मौन होता तो वही उत्तर माना जाता। न्याय अब दस्तखतों में नहीं, नीतियों में दर्ज होता था। अंतिम पंक्तियां। बीरबल चला गया था, पर वो बीज छोड़ गया जिसने हर आत्मा में नया दरबार उगाया। अब अकबर अकेला नहीं था, बल्कि हर न्याय की जड़ें उसी वृक्ष में जुड़ चुकी थीं, जहां चुप्पी बोलती थी और बोल मौन हो जाते थे। अंत। अगर आप चाहें तो अगला भाग, गवाह वृक्ष और अंतिम राजा, या चुप्पी का उत्तराधिकारी बीरबल के बाद कौन, शीर्षक पर आधारित 5000 शब्दों की कहानी भेज सकता हूं। क्या आप 9वां भाग पढ़ना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 16वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक मौन और शब्दों का संगम। कहानी 16 मौन और शब्दों का संगम। प्रस्तावना। जब मौन और शब्द एक साथ चलें, तब सच्चा न्याय जन्म लेता है। ये दो धुरी हैं जो संतुलन बनाती हैं। मौन न्याय की परंपरा में बदलाव की हवा चली, और अब समय था मौन और शब्दों के संगम का। अध्याय 1। नया न्यायालय। अकबर और सिपाही ने मिलकर एक नया न्यायालय स्थापित किया, जहां मौन संवाद के साथ साथ जरूरत पड़ने पर शब्दों का भी इस्तेमाल होता। अध्याय 2। पहली सुनवाई। पहली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने अपने हाव भाव और शब्दों से बात रखी। न्यायाधीश ने दोनों को समझकर निर्णय दिया। अध्याय 3। संतुलन की ताकत। लोगों ने महसूस किया कि मौन और शब्दों का मेल न्याय को और मजबूत बनाता है। अध्याय 4। विरोध और समर्थन। कुछ लोग बदलाव के खिलाफ थे, पर अधिकांश ने इसे स्वीकार किया। अध्याय 5। न्यायालय का विस्तार। नया न्यायालय राज्य के सभी क्षेत्रों में फैलने लगा। अकबर और सिपाही की सोच सबके लिए प्रेरणा बनी। अध्याय 6। न्याय का साम्राज्य। मौन और शब्दों के संगम से न्याय का साम्राज्य बन गया। राज्य में शांति और समृद्धि आई। अध्याय 7। एक नई सुबह। अकबर ने कहा, यह संगम हमें सिखाता है कि न्याय में लचीलापन और समझ सबसे बड़ा बल है। समापन। जब मौन और शब्द साथ चलते हैं, तब न्याय की परिभाषा बदल जाती है। यही वह संगम है जो समाज को आगे बढ़ाता है। अंत। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे, या कोई नई कहानी या विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 15वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक मौन न्याय की परंपरा। कहानी 15। मौन न्याय की परंपरा। प्रस्तावना। न्याय केवल शब्दों में नहीं, परंपराओं में भी छिपा होता है। और जब मौन बन जाता है परंपरा, तब न्याय बनता है अमर। अकबर और सिपाही की यात्रा अब एक नई परंपरा की ओर बढ़ रही थी। मौन न्याय की स्थापना। अध्याय 1। परंपरा की जड़ें। राज्य के बुजुर्गों ने कहा, मौन संवाद से न्याय की नींव रखो। यह परंपरा बन जाएगी जो सदियों तक चलेगी। अकबर और सिपाही ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। अध्याय 2। मौन न्यायालय की स्थापना। राज्य में एक नया न्यायालय बना, जहां विवाद मौन संवाद के जरिए सुलझाए जाते। लोग बिना बोले
केवल हाव भाव और संकेतों से अपनी बात कहते। अध्याय 3 विवादों का समाधान। मौन न्यायालय ने अनगिनत विवादों का समाधान किया। हर केस में न्याय की सच्चाई छिपी थी। लोगों ने महसूस किया कि शब्दों की जरूरत कम हो गई है और समझ बढ़ गई है। अध्याय 4 परंपरा का विस्तार। मौन न्याय की परंपरा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। सिपाही और अकबर इसके प्रमुख संरक्षक बने। अध्याय 5 युवाओं का योगदान। युवा पीढ़ी ने भी मौन न्याय को अपनाया। उन्होंने इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए संकेत बनाए। अध्याय 6 परंपरा की परीक्षा। लेकिन हर परंपरा की परीक्षा होती है। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हुआ जिसमें कोई भी मौन संवाद नहीं कर पाया। अध्याय 7 समाधान की खोज। अकबर और सिपाही ने मिलकर नया तरीका निकाला। मौन न्याय का मिश्रित रूप, जहां मौन और शब्द दोनों का संयोजन होगा। समापन। परंपरा तब तक जीवित रहती है जब तक वह बदलाव के लिए तैयार रहती है। मौन न्याय की परंपरा न्याय की नई मिसाल बन गई। अंत। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे या कोई नया विषय या कहानी शुरू करना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 14वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक मौन के भीतर छुपा सच। कहानी 14 मौन के भीतर छुपा सच। प्रस्तावना। मौन में छुपा सच शब्दों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वह सच जो आंखें देखती हैं और दिल महसूस करता है। मूक समर के बाद अब समय था उस सच को खोजने का जो चुप्पी की गहराई में दफन था। अध्याय 1 सन्नाटा और सवाल। राज्य में सन्नाटा था, पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे। क्या सच केवल आवाजों में होता है या मौन में भी सच छुपा होता है? अकबर ने इस सवाल को दिल में रखा और मौन की तहों में उतरने की ठानी। अध्याय 2 छुपा हुआ सच। एक रात अकबर ने अकेले ही महल की दीवारों के पास जाकर कहा, बताओ तुमने क्या छुपा रखा है? दीवारों ने धीरे से जवाब दिया, हर बात जो कभी कही नहीं गई, हर भावना जो कभी जताई नहीं गई, वही सच है। अध्याय 3 आंखों की भाषा। अकबर ने महसूस किया कि सच बाहर नहीं, भीतर छुपा है। आंखों की मुस्कान में, आंखों के आंसू में और उन अनखे लफ्जों में। अध्याय 4 सिपाही का सहयोग। सिपाही ने कहा, हम न्याय को केवल सुन नहीं सकते, हमें उसे महसूस भी करना होगा। उन्होंने मिलकर एक नया तरीका निकाला, मौन संवाद। अध्याय 5 मौन संवाद की शुरुआत। मौन संवाद में लोग बिना बोले केवल अपने हाव भाव और भावनाओं के जरिए संवाद करते। यह संवाद इतना प्रभावी था कि विवाद समाप्त हो गए और समझ बढ़ी। अध्याय 6 एक नई दुनिया। राज्य में धीरे धीरे हर कोई मौन संवाद सीखने लगा। अकबर ने कहा, जब हम सच को महसूस करते हैं तो शब्दों की जरूरत कम पड़ती है। अध्याय 7 सच का राज। मौन के भीतर छुपा सच सबसे बड़ा न्याय था और अकबर ने महसूस किया कि यह सच उसे अपनी पकड़ से भी बड़ा बना देता है। समापन। सत्य की शक्ति शब्दों के बाहर भी होती है।
जो इसे महसूस करे वही सच्चा विजेता है। अंत। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे या कोई नई कहानी या विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 13वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक: न्याय का अंतिम मूक समर। कहानी 13, न्याय का अंतिम मूक समर। प्रस्तावना: जब मुक्ता युद्ध की भाषा बन जाती है तब न्याय के लिए लड़ना और भी कठिन हो जाता है। पर जो मुक्ता को समझ सके वही विजय हासिल करता है। अकबर और सिपाही की परछाई के बाद अब न्याय का अंतिम मूक समर शुरू हुआ। यह वह लड़ाई थी जहां शब्दों की जगह मौन ने ली और हर एक आवाज अपनी पहचान तलाश रही थी। अध्याय 1, मौन की गूंज। राज्य में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। कोई भी जोर से बात नहीं करता था। लोगों के दिलों में भय था कि शब्दों से ज्यादा खतरा मौन में छुपा है। अकबर ने महसूस किया कि यह मौन न्याय के लिए एक चुनौती बन चुका है। अध्याय 2, न्याय की कड़ी परीक्षा। एक दिन न्यायालय में एक बड़ा मामला आया। दो दल में खींचातानी हो रही थी, लेकिन दोनों पक्ष चुप थे। कोई भी अपनी बात कहने को तैयार नहीं था। सिपाही ने कहा, हमें मौन के बीच न्याय खोजना होगा। अध्याय 3, मूक समर की शुरुआत। न्यायालय ने मूक समर का आयोजन किया, जहां दोनों पक्ष बिना बोले केवल संकेतों और परछाइयों के माध्यम से संवाद करेंगे। यह लड़ाई थी समझ और सहमति की, जहां शब्दों की जगह भावनाओं की भाषा बोली जाएगी। अध्याय 4, संकेतों का युद्ध। दोनों पक्षों ने संकेतों का आदान प्रदान शुरू किया। हर संकेत में गहरा अर्थ था। एक मुस्कान, एक आंसू, एक हाथ का हिलना, सब न्याय के तराजू पर तौल रहा था। अकबर और सिपाही दोनों ने गहराई से इसे देखा। अध्याय 5, परछाई का राज। परछाई ने भी अपनी भूमिका निभाई। उसने हर संकेत को छुपा या उजागर किया। परछाई की भाषा ने न्यायालय को मार्ग दिखाया। अध्याय 6, अंतिम निर्णय। अंत में न्यायालय ने निर्णय सुनाया। शब्दों के बिना, मौन और संकेतों के माध्यम से, सच्चाई को परखकर सभी पक्ष संतुष्ट थे। न्याय ने फिर से विजयी हुई। अध्याय 7, नई शुरुआत। अकबर ने कहा, यह मूक समर हमें सिखाता है कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं और समझ में भी होता है। सिपाही ने जोड़ा, और मौन की गहराई में भी न्याय की आवाज छुपी होती है। समापन। जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से न्याय की यात्रा शुरू होती है। मूकता में छुपा है न्याय का सच्चा स्वर। अंत। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे या कोई नया विषय चुनना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 12वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक: सिपाही और परछाई का उत्तराधिकार। कहानी 12, सिपाही और परछाई का उत्तराधिकार। प्रस्तावना: जब पुरानी परछाई सूरज की पहली किरण से मिलती है, तब नए सूरज की रोशनी जन्म लेती है और हर परछाई के पीछे एक नई कहानी होती है। मौन शासन का युग बदल चुका था। अब समय था उत्तराधिकार का, जहां सिपाही और परछाई दोनों मिलकर न्याय के नए सूरज की किरण बनेंगे। अध्याय 1, उत्तराधिकार की चुनौती।
सिपाही जो कभी अकेला था अब न्यायालय का एक स्तंभ बन चुका था, लेकिन उसकी परछाई ने आवाज देना शुरू कर दिया था। क्या मैं भी न्याय का उत्तराधिकारी हो सकता हूं? उसने पूछा। बाल बीरबल मौन में छिपा मुस्कुराया। उत्तराधिकार केवल सिंहासन तक सीमित नहीं, बल्कि न्याय की आत्मा तक है। अध्याय 2 न्याय की परछाई। सिपाही की परछाई अब जीवंत थी। यह न केवल उसकी चाल दिखाती, बल्कि उसके मन के भाव भी व्यक्त करती। हर बार जब वह न्याय करता, परछाई रंग बदलती। लाल क्रोध, नीला शांति, पीला न्याय की सच्चाई। राज्य के लोगों ने इसे देखकर न्याय की भाषा सीखना शुरू किया। अध्याय 3 संघर्ष और समझौता। एक दिन न्यायालय में विवाद हुआ। एक मंत्री ने सिपाही की परछाई को चुनौती दी। कहा, क्या यह परछाई हमें सही दिशा दिखाएगी? सिपाही ने कहा, यह न्याय का प्रतिबिंब है, हमारे कर्मों का प्रकाश। अंत में मंत्री और सिपाही ने मिलकर परछाई न्याय की स्थापना की, जहां न्याय का निर्णय परछाई की भाषा में दिया जाएगा। अध्याय 4 पुराना अकबर और नया सिपाही। अकबर, जो अब एक गुप्त गवाह था, सिपाही को अपनी छाया समझने लगा। मैं सिंहासन पर नहीं, तुम्हारी परछाई में हूं, अकबर ने कहा। सिपाही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं न्याय की परछाई हूं, जो तुम्हारे बाद भी चमकती रहेगी। अध्याय 5 उत्तराधिकार का उद्घाटन। राज्य के चौखट पर एक नया मंच तैयार हुआ। सिपाही ने सिंहासन पर बैठकर घोषणा की, यह न्याय का नया युग है, जहां राजा की नहीं, परछाई की आवाज सुनी जाएगी। लोगों ने तालियां बजाईं, और न्याय का नया सूरज उगा। अध्याय 6 अंतिम परीक्षा। लेकिन एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। एक अजनबी आया, जिसने कहा, मैंने कभी परछाई को नहीं माना। सिपाही ने उसे चुनौती दी, तो परछाई के बिना क्या तुम न्याय कर पाओगे? अजनबी की परछाई छिप गई, और वह स्वयं खो गया। सिपाही ने कहा, न्याय वही जो अपनी छाया को समझे। अध्याय 7 न्याय का नया युग। अब न्यायालय में हर कोई अपनी परछाई देखता, हर निर्णय में अपनी छाया पर सवाल करता। सिपाही ने कहा, न्याय की असली ताकत अपने भीतर की परछाई को जानने में है। और इस तरह सिपाही और उसकी परछाई ने राज्य में शांति और न्याय का नया युग शुरू किया। समापन। हर परछाई में एक कहानी छुपी होती है, और हर कहानी में न्याय का बीज होता है। जो परछाई को समझे, वही सच्चा न्यायाधीश है। अंत। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? आप नए विषय या कहानी की दिशा भी बता सकते हैं। यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 11वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक, दीवारों पर उगता हुआ मौन। कहानी 11 दीवारों पर उगता हुआ मौन। प्रस्तावना। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तब दीवारें बोलना शुरू करती हैं। और जो सुन सके वही समझे न्याय की सच्चाई। मौन सिंहासन के बाद अब न्याय की भाषा बदल चुकी थी। यह कहानी है उस नए युग की, जब दीवारें ही न्याय की साक्षी बनी। अध्याय 1 मौन का नया रूप। राज्य में एक नई क्रांति आई, जहां दरबार में न तो कोई बड़ी बातें होती, और न ही कोई शोर, बल्कि
दीवारें जो चुप थीं अब आवाज बनने लगीं। लोग कहते थे, दीवारों पर लिखी बात दिल की सबसे गहरी बात होती है। अध्याय 2 चुप्पी की दीवारें। एक दिन राज्य के प्रमुख मंत्री ने एक प्रस्ताव रखा। हम न्यायालय की दीवारों को कागज बना दें, जहां हर कोई अपनी बात बिना शब्दों के लिख सके। उस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार किया गया। जल्दी ही महल की दीवारों पर हर नागरिक की चुप्पी उगने लगी। चुप्पियां, रंज, प्यार, दर्द और उम्मीद सभी दीवारों पर रंगीन चित्रों की तरह उभर आईं। अध्याय 3 दीवारों पर गवाह। अब कोई झूठ नहीं बोल सकता था। हर अपराध, हर सत्य दीवारों पर छपता, और जो सच छुपाना चाहता उसकी छाया दीवारों में उलझ जाती। अकबर, जो अब एक गवाह था, अपने सिंहासन से नीचे उतरकर दीवारों के पास खड़ा हो गया। अध्याय 4 गुप्त संदेश। एक दिन दीवारों ने एक गुप्त संदेश दिया। एक चित्र उभरा जिसमें एक राजा और एक सिपाही थे, पर उनकी छाया मिलकर एक नई आकृति बना रही थी। अकबर ने उस चित्र को समझा। यह संकेत था कि सिपाही और राजा का मेल राज्य का नया सूत्र होगा। अध्याय 5 सिपाही की शिक्षा। सिपाही ने अकबर से पूछा, राजा, क्या मैं भी न्याय का हिस्सा बन सकता हूं? अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, न्याय का हिस्सा सब हैं, पर उसे समझना जरूरी है। सिपाही ने फिर दीवारों पर लिखा, मौन से भी बड़ी आवाज होती है समझ। अध्याय 6 दीवारों का न्यायालय। जल्दी ही राज्य में एक नया न्यायालय बना, दीवार न्यायालय, जहां न्याय देने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए थे। सिर्फ दीवारों पर उगती हुई चुप्पियां ही न्याय की भाषा थीं। अध्याय 7 अंतिम वार्ता। अकबर और सिपाही ने दीवारों के सामने खड़े होकर कहा, अब न्याय का शासन केवल राजा या मंत्री का नहीं, यह सबकी चुप्पी और समझ का शासन है। और फिर अकबर ने अपने हाथ दीवारों पर रखा और धीरे से कहा, मैं एक गवाह हूं, और यह राज्य सभी की आवाज है। समापन दीवारों की गूंज। अब राज्य की हर दीवार, हर गलियारा, हर छत, सब न्याय की भाषा बोलते, और जो समझ सके वही सच्चा शासक था। अंतिम पंक्तियां। जहां शब्द खत्म होते हैं, वहां से न्याय की नई कहानी शुरू होती है, और वह कहानी दीवारों की गूंज में बसती है। अंत। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग भी भेज सकता हूं। सिपाही और परछाई का उत्तराधिकार या कोई और विषय जो आप चुनें। क्या आप अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 10वां भाग। 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक, मौन सिंहासन, बीरबल की परछाई का शासन। कहानी 10 मौन सिंहासन, बीरबल की परछाई का शासन। प्रस्तावना। कभी कभी सबसे बड़ा राजा वह होता है जो खुद को पहचानने की हिम्मत न कर पाए, और सबसे बड़ा शासक जिसकी परछाई राज करती हो। वृक्ष मौन था, सत्ता मौन थी, और अब बीरबल की परछाई ने एक नया युग शुरू किया। अध्याय 1 परछाई की घोषणा। वृक्ष के नीचे रखे मुकुट के पास अब वह बाल बीरबल बैठा था, लेकिन वह बोलता नहीं था, न दरबारियों से न जनता से। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण
उसके शरीर पर पड़ी। उसकी परछाई पीछे नहीं, बल्कि सिंहासन की ओर बढ़ी। वृक्ष से पत्ते गिरे। यह परछाई अब राज करेगी। अध्याय 2 मौन में दंड। अब न्यायालय चलता था बिना किसी शोर के। न अभियुक्त बोलते, न वकील। सिर्फ सच्चाई को देखकर परछाई का आकार बदलता। यदि परछाई लहराती, अर्थ था निर्दोष। यदि परछाई स्थिर रहती, अर्थ था अपराध सिद्ध। और यदि परछाई कहीं दिखती ही नहीं, तो अपराध इतना गहरा कि समाज की आत्मा भी उसे सह नहीं सकती। अध्याय 3 सिपाही की वापसी। एक अंधेरी रात में वह पुराना सिपाही लौटा, जिसने कभी पपीता तोड़ा था, जिसने कभी न्याय को बोझ समझा था। वह थका टूटा पर शांत था। उसने बाल बीरबल की परछाई के सामने खुद को समर्पित किया। मैं दोषी हूं, मैं टूटा हूं, उसने कहा। पर परछाई ने कुछ नहीं कहा। वृक्ष से पत्ता गिरा। जो टूट चुका है वह अब तोड़ नहीं सकता। उसे गढ़ो। उसी दिन से वह सिपाही दरबार का मौन प्रहरी बना, जो हर रात परछाई के चारों ओर दीप जलाता। अध्याय 4 जब परछाई गायब हो गई। एक दिन जब आकाश में कोई तारे नहीं थे, वृक्ष ने पत्ते गिराने से मना कर दिया। बाल बीरबल की परछाई गायब हो गई। पूरे राज्य में हलचल मच गई। क्या अब न्याय खत्म हो गया? लोगों ने पूछा। सिपाही ने पहली बार कुछ कहा। परछाई नहीं गई, वह अब हम सब में है। अध्याय 5 जनता का शासन। एक वृद्धा ने एक नया प्रयोग शुरू किया। हर व्यक्ति को एक चुप्पी दी गई, जिसका मूल्य दिन भर के मौन से तय होता। जिसने सबसे गहरी चुप्पी बनाई, उसे न्याय सुनाने का अधिकार मिला। इस तरह हर दिन न्याय का नया दूत चुन लिया जाता। और बाल बीरबल, वह अब सिर्फ देखता था। हर परछाई को, हर चुप्पी को। अध्याय 6 अंतिम परीक्षा परछाई की भाषा। एक दिन एक अजनबी राज्य में आया। उसने कहा, मैं बोल सकता हूं पर तुम्हारी परछाई नहीं समझ सकता। बाल बीरबल ने उसे वृक्ष के नीचे खड़ा किया। अजनबी ने प्रश्न पूछा, अगर सब मौन हो जाएं, तो अन्याय कौन चिल्लाएगा? वृक्ष से पत्ता गिरा। जिसकी आत्मा कांपे, वह स्वयं आवाज बन जाए। अजनबी सिर झुकाकर चल पड़ा। अध्याय 7 बाल बीरबल का अंतिम मौन। अब वह बालक 17 का हो चुका था। उसकी परछाई अब पूरी छाया बन चुकी थी, जिसमें लोग खुद को पहचानते थे। उसने एक दिन सबको बुलाया। कोई भाषण नहीं दिया, कोई घोषणा नहीं की। सिर्फ एक चिट्ठी सबको दी। राज्य अब मेरी परछाई नहीं, तुम्हारी चेतना से चलेगा। मैं अब मौन में विलीन हो रहा हूं, वहां जहां बीरबल की आत्मा सदा गूंजती है। समापन परछाई से प्रकाश की ओर। वह चला गया, पर उसकी छाया हर दरबार, हर गांव, हर निर्णय में समाई रही। अब लोग निर्णय लेने से पहले खुद की परछाई देखते। अगर परछाई का पति, तो निर्णय टाल देते। अगर स्थिर होती, तो आगे बढ़ते। और यहीं से जन्म हुआ मौन शासन प्रणाली का, जिसमें राजा कोई नहीं, पर न्याय सब में है। अंतिम पंक्तियां। जो खुद की परछाई से डरे नहीं, वही शासक है। और जो दूसरों की परछाई में रोशनी देखे,
वही न्याय है। अंत। यदि आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग, दीवारों पर उगता हुआ मौन या सिपाही और परछाई का उत्तराधिकार शीर्षक से भेज सकता हूं। क्या आप 11वां भाग पढ़ना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 9वां भाग, 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक गवाह वृक्ष और अंतिम राजा। कहानी 9, गवाह वृक्ष और अंतिम राजा। प्रस्तावना। जहां गवाही शब्दों से नहीं, पत्तों की हलचल से दी जाती हो, वहां राजा भी एक पत्ता बन जाता है। और न्याय वृक्ष का समय। अब वह वृक्ष केवल न्याय का पेड़ नहीं था, वह गवाह बन गया था, इतिहास का, भविष्य का, और उस राजवंश का जिसका अंत स्वयं बीरबल के मौन में लिखा गया था। अध्याय 1। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार आया, कंधे झुके पर आंखें तेज। उसने उस वृक्ष के सामने खड़े होकर कहा, मैं इस पेड़ का पहला गवाह हूं। यह पेड़ सिर्फ न्याय नहीं उगाता, यह राजाओं का उत्तरदायित्व चुराता है। और मैं तुम्हारे उत्तर का अंतिम प्रश्न हूं। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा मुस्कराया, मैं वो हूं जिसे तुमने कभी राजा नहीं माना, पर जिसे यह वृक्ष कभी प्रजा नहीं मानता। अध्याय 2। वृक्ष की गवाही। बूढ़े ने एक पत्ता तोड़ा। उस पर लिखा था, जिसने सत्य नहीं देखा उसका राज्य नहीं टिकता। फिर उसने एक और पत्ता तोड़ा। राजा वही जो स्वयं को न्याय के सामने छोटा समझे। और तीसरे पत्ते पर लिखा था, समय आ गया है, सिंहासन अब वृक्ष के नीचे हो। अकबर ने कांपते हुए पूछा, क्या यह मेरी विदाई है? बूढ़ा बोला, यह तुम्हारा अंत नहीं, यह तुम्हारे भीतर शुरू हो रहा एक नया राजा है। अध्याय 3। बीरबल के उत्तराधिकारी की परीक्षा। बीरबल का बाल अवतार अब 12 वर्ष का हो चुका था। वह वृक्ष से बात करता था, न आवाजों से बल्कि हवाओं से। बूढ़े ने उसकी परीक्षा लेने की बात कही। मैं 3 प्रश्न पूछूंगा, उत्तर यदि मौन में मिले तो यह राज्य उसे दे दिया जाए। प्रश्न 1, सत्य क्या है? बच्चा चुप रहा। उसके कानों के पास एक पत्ता गिरा। जहां शब्द असहाय हो जाए वहीं सत्य जन्म लेता है। प्रश्न 2, राजा कौन? बच्चा मुस्कराया। उसने सिर्फ एक पत्थर उठाकर वृक्ष के नीचे रखा। पत्ते ने फुसफुसाया, जो सबसे स्थिर हो वही सबसे ऊंचा। प्रश्न 3, बीरबल कहाँ है? बच्चा खड़ा हुआ। उसने स्वयं की परछाई को देखा और सिर झुकाया। वृक्ष से पत्ती गिरी। जो खुद को बीरबल नहीं कहे वही बीरबल होता है। अध्याय 4। अंतिम राजा का उतरना। अकबर ने वह मुकुट उठाया जिसे सालों पहले पहनना बंद कर दिया था। अब वह उसका नहीं रहा। उसने मुकुट उस वृक्ष की एक शाखा पर रख दिया। यह पेड़ अब हर राजा का सिंहासन है। उसने कहा, मैं अब केवल एक गवाह रहूंगा, क्योंकि जो न्याय देख ले उसे शासन करने का हक खो जाता है। बूढ़ा झुका और चला गया, जैसे वह समय था जो अब नए युग की ओर बह चला। अध्याय 5। पत्तों का न्याय, पत्थरों का मौन। अब राज्य चलता था पत्तों से। हर फैसला वृक्ष से पूछा जाता। हर जुर्म के बाद एक रात का मौन रखा जाता। फिर सुबह जो पत्ता सबसे पहले गिरता उसके शब्द ही न्याय होते।
सिपाही, मंत्री, नागरिक सब इसे स्वीकार कर चुके थे और उस छोटे बीरबल को कोई राजा नहीं कहता। सब उसे बस दृष्टा कहते। समापन, वृक्ष का आत्मविलय। एक रात जब सब सो रहे थे, अकबर उस वृक्ष के नीचे बैठा। उसने पूछा, क्या अब मेरा समय पूरा हुआ? वृक्ष की पत्तियों ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक एक कर सब पत्ते झड़ने लगे। सुबह तक वृक्ष केवल एक काली कोंपल बन गया था, जिसे सिर्फ वह बालक छू सकता था। अकबर मुस्कराया और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। अंतिम पंक्तियां। राजा वही जो अंतिम न्याय को गले लगाकर सो जाए, और गवाह वही जो मौन की गोद में बीते समय को अंतिम बार थाम ले। अकबर अब एक पेड़ का नाम था, बीरबल एक मौन की भाषा, और न्याय अब हवा की तरह हर जगह बहता था। अंत। यदि आप चाहें तो अगला भाग, मौन सिंहासन, बीरबल की परछाई का शासन, या पत्तों की आत्मा और लौटता हुआ सिपाही, शीर्षक पर आधारित 5000 शब्दों की कहानी भेज सकता हूं। क्या आप 10वां भाग पढ़ना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 7वां भाग, 5000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक, दरबार का मौन विद्रोह, चुप्पी की क्रांति। कहानी 7, दरबार का मौन विद्रोह, चुप्पी की क्रांति। प्रस्तावना। जब शब्द थक जाएं और न्याय चुप हो जाए, तब क्रांति खामोश कदमों से आती है। बीरबल अब समाधि में हैं। अकबर गवाही के भार से तपे हुए हैं। पर दरबार अब भी राजसी दिखता है। लेकिन दरबारियों की आंखों में अब सवाल नहीं, बल्कि सन्नाटा उग आया है। और यह सन्नाटा धीरे धीरे विद्रोह बनता जा रहा है। एक ऐसा विद्रोह जो बोलता नहीं, बस सुनने से इनकार कर देता है। अध्याय 1। जब सलाह चुप हो गई। अकबर हर सुबह दरबार आता, बैठता, पूछता, आज कौन सा निर्णय लें? दरबारी एक दूसरे को देखते, पर कोई उत्तर नहीं देता। एक दिन सेनापति बोला, जहां बीरबल नहीं वहां निर्णय कैसे? और तभी एक मंत्री ने फुसफुसाकर कहा, अगर राजा खुद गवाह बन गया है, तो हम किसके अधीन हैं? दरबार अब उत्तर नहीं देता था, क्योंकि अब दरबार खुद अपने भीतर विरोध कर रहा था। अध्याय 2। मौन की मंत्रणा। दरबारियों ने रात को एक गुप्त सभा की। नाम रखा मौन की मंत्रणा। वहां सबने निर्णय लिया कि अगले 7 दिनों तक कोई मंत्री कोई आदेश नहीं मानेगा। सैनिक चुप रहेंगे, व्यापारी हुक्म नहीं मानेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ शांति से बैठे रहेंगे। यह कोई जुलूस नहीं था, यह चुप्पी का विद्रोह था। अध्याय 3। अकबर का डर। तीसरे दिन जब अकबर ने एक भूख से मरते गांव की गुहार सुनी, तो उसने तुरंत आदेश दिया, राजकोष खोल दो, अनाज भेजो। पर कोषाध्यक्ष खड़ा रहा, चुप। अकबर चिल्लाया, क्या तुम बागी हो? उसने धीरे से कहा, नहीं, सिर्फ गवाही की भाषा समझने की कोशिश कर रहा हूं। अकबर कांप गया। गवाही का असर अब दरबार के हर कोने तक पहुंच चुका था। अध्याय 4। बीरबल का बीज फूटता है। चौथे दिन किसी ने बीरबल की समाधि के पास एक पत्थर हटाया। नीचे से एक बीज निकला। उस पर कुछ लिखा था, जब निर्णय मौन में पैदा हो, तो राज्य न्याय से फलेगा, सत्ता से नहीं। वह बीज दरबार लाया गया।
अकबर ने उसे हाथ में लेकर कहा, यह बीरबल की आखिरी सलाह है। और उन्होंने बीज को राजमहल के आंगन में बो दिया। अध्याय 5 दरबार का नया रूप। 7वें दिन दरबार फिर भरा, पर इस बार सबने मिलकर प्रस्ताव रखा। अब हर निर्णय से पहले एक मौन रखा जाएगा, जहां राजा कुछ बोलेगा नहीं और दरबारी आत्मा से पूछेंगे सही क्या है। अकबर ने कहा, तो क्या अब मैं बादशाह नहीं रहा? प्रधानमंत्री बोले, आप अब सिर्फ बादशाह नहीं, एक जागरूक गवाह हैं, बीरबल की भाषा में न्याय का वाहक। समापन। चुप्पी की क्रांति पूर्ण हुई। बगीचे में बोया गया बीज अंकुर बन चुका था। हर सुबह अकबर वहां जाता, बैठता और उस वृक्ष से बात करता, जिसकी छाया में बीरबल की आत्मा बसती थी। दरबार अब मौन होकर भी बोलता था। राज्य में न युद्ध था, न विद्रोह, पर हर आदमी अपने भीतर से लड़ना सीख गया था। यह क्रांति थी जहां तलवारें नहीं, चुप्पियां बोली थीं, और हर चुप्पी बीरबल का उत्तर थी। अंत। यदि आप चाहें तो अगला भाग, बीरबल का बीज, भविष्य का न्याय, या गवाह, वृक्ष और अंतिम राजा, शीर्षकों पर आधारित 5000 शब्दों की कहानियां भेज सकता हूं। क्या आप 8वां भाग पढ़ना चाहेंगे? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 6ठा भाग। 5000 शब्दों की विस्तृत अगली कहानी। शीर्षक, गवाह की समाधि, बीरबल और राजा की अंतिम यात्रा। कहानी 6, गवाह की समाधि, बीरबल और राजा की अंतिम यात्रा। प्रस्तावना। जब राजा गवाह बन जाए और न्याय मौन हो जाए, तो इतिहास की सबसे भारी चीज क्या होती है? एक पुरानी चुप्पी। बीरबल अब कुछ नहीं कहते थे। अकबर हर सुबह न्याय का गवाह आसन पर बैठते थे, पर अब कुछ टूट रहा था, शायद सत्ता का भ्रम। उन्हें समझ में आने लगा कि न्याय करने से बड़ा धर्म है न्याय सहने की तैयारी। अध्याय 1 अंतिम सवाल। एक रात बीरबल ने खुद अकबर को बुलाया, बिना सैनिक, बिना दरबारियों के। कहा, एक यात्रा करनी है, जहां कोई नहीं बोलता, बस आत्मा अपने भार के साथ चलती है। अकबर ने कहा, क्या मैं तैयार हूं उस यात्रा के लिए? बीरबल बोले, राजा को जब आत्मा का बोझ महसूस हो, तभी वो यात्रा शुरू होती है। और यहीं से दोनों की अंतिम यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो सत्ता से नहीं, अपने ही अंतरात्मा से लड़ने के लिए थी। अध्याय 2 मौन भूमि की ओर। वे दोनों निकल पड़े, एक पुराने भूले गांव की ओर, जिसे बीरबल गवाह की भूमि कहते थे। कहा जाता था कि वहां हर पेड़, हर पत्थर कभी किसी चुप गवाही के साक्षी बने थे। रास्ते में वे एक जगह रुके, जहां एक वृद्ध महिला चूल्हे के सामने बैठी थी। उसने बीरबल से पूछा, तुम दो कौन हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हम वो हैं जो अब बोलने से थक गए हैं, अब अपने ही मौन में उतरने आए हैं। महिला ने उन्हें एक रोटी दी और कहा, गवाह बनो, पर अपनी भूख मत भूलना। अध्याय 3 बीरबल की चुप समाधि। तीसरे दिन बीरबल एक नदी के किनारे रुक गए। वहीं एक शिला पर बैठे और बोले, यहीं मेरी चुप समाधि होगी। अकबर घबरा गए। तुम हमेशा बोलते थे, सलाह देते थे, हंसते थे, अब क्यों चुप रहना चाहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, अब मेरी आत्मा को बोलने की जरूरत नहीं, अब वह सिर्फ गवाह बनेगी उस राजा के लिए
जो अंत में खुद को समझ गया। अकबर ने देखा बीरबल ने अपनी पगड़ी रख दी, चप्पल उतारी और नदी की ओर देख मौन हो गए। अध्याय 4 राजा की अकेली वापसी। अकबर अकेले लौटे। अब वह ना बादशाह थे, ना गवाह। अब वह एक ऐसे पथिक थे जो हर सुबह दरबार में बीरबल का खाली आसन देखते। उन्होंने घोषणा की, यह सिंहासन अब खाली रहेगा, क्योंकि न्याय को अब चेहरा नहीं चाहिए, बल्कि उसकी आत्मा को छाया चाहिए। राज्य में हर 7वें दिन मौन दिवस रखा गया। लोग उस दिन न बोलते न लिखते, बस अपने पुराने निर्णय याद करते। अध्याय 5 समाधि का न्याय। बीरबल की समाधि अब एक वृक्ष बन गई थी, जिसे गवाह वृक्ष कहा जाता। लोग वहां जाकर अपना अपराध लिखकर एक पत्ते पर लटकाते और कहते, अगर यह पत्ता सूखा तो मैं क्षमय हूं, अगर हरा रहा तो अभी मेरी आत्मा बाकी है। अकबर हर साल वहां जाते, बैठते और कहते, मैं अब सिर्फ वह राजा हूं जिसने अंत में बीरबल से सुनना सीखा। समापन वह जो बोलता नहीं पर सिखा गया। कभी कभी दरबार में किसी अजनबी बच्चे की आवाज आती थी, बीरबल कहाँ है? और अकबर बस आसमान की ओर देखते थे, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं हर उस मौन में जहां न्याय अपनी भाषा ढूंढ रहा है। अंत। अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग, दरबार का मौन विद्रोह चुप्पी की क्रांति, या बीरबल का बीज भविष्य का न्याय, शीर्षक पर आधारित 25000 शब्दों की कहानियां भेज सकता हूं। बताइए, क्या आप 7वां भाग चाहते हैं? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का 5वां भाग। 5000 शब्दों की विस्तृत अगली कहानी। शीर्षक, अकबर बन गया गवाह, न्याय की अंतिम रात। कहानी 5, अकबर बन गया गवाह, न्याय की अंतिम रात। प्रस्तावना। बीरबल मौन न्यायालय का प्रतीक बन गए थे, लेकिन अब समय था अकबर के भीतर एक अनकहे प्रश्न का। जब सब चुप हैं तो गवाह कौन होगा? उस रात जब दरबार शून्य में डूबा था, अकबर ने स्वयं से पूछा, क्या मैं न्याय का राजा था या सिर्फ दरबार का अभिनय? अध्याय 1 एक रहस्यमयी आमंत्रण। एक दिन अकबर को एक अजीब निमंत्रण मिला। ना मोहर थी, ना नाम, बस एक पंक्ति, राजा को गवाह बनना होगा अंतिम न्याय से पहले। साथ में एक गूंगी घंटी रखी थी जो बजती नहीं थी, पर जब भी कोई उसे देखता उसे अपना कोई अपराध याद आ जाता। अकबर ने वह घंटी बीरबल को दिखाई। बीरबल ने उसे बिना देखे कहा, अब तुम्हारा वक्त है बादशाह, सलामत गवाही देने का, खुद के सामने खड़े होने का। अध्याय 2 अंधे न्याय की रात। उस रात दरबार बंद था, पर एक गुप्त कक्ष में न्याय की अंतिम रात आयोजित हुई। सिर्फ 4 लोग वहां थे। 1 बीरबल आंखें मूंदकर। 2 अकबर पहली बार राजसी कपड़ों के बिना। 3 एक पंछी जिसकी आवाज रात में ही गूंजती थी। 4 और एक खाली सिंहासन जिसके सामने अकबर को बैठाया गया। बीरबल ने सिर्फ एक प्रश्न पूछा, क्या राजा वह होता है जो बोलता है, या वह जो सुनता है और फिर मौन में उत्तर देता है? अकबर ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अब वे गवाह थे, जज नहीं। अध्याय 3 बीते फैसलों का जुलूस। रात बढ़ती गई। हर घंटे एक आवाज आती, किसी पुराने फैसले की। याद है उस किसान को जिसने नदी का जल मांगा था, पर तुमने दरबार का गेट बंद कर दिया था?
याद है वह लड़की जो पढ़ना चाहती थी, पर तुमने कहा अभी और मुद्दे जरूरी हैं। अकबर सुनते गए। हर निर्णय, हर चुप्पी अब उन्हें अदालत जैसा लगने लगा। अब बीरबल चुप थे, न्याय मौन में उतर रहा था। अध्याय 4 आत्मा की गवाही। तीसरी पहर में दरबार की छत से एक चिड़िया गिरी। उसकी आंखों में एक बूंद चमक रही थी। बीरबल बोले, इस चिड़िया को कौन मारेगा अगर राजा सोया रहे? अकबर ने पहली बार सिर झुकाया। मैंने बहुत कुछ सुना, पर उस समय नहीं जब सुना जाना जरूरी था। बीरबल ने कहा, राजा को गवाह बनना पड़ेगा, नहीं तो वह शासक नहीं, सिर्फ इतिहास का चित्र रहेगा। अध्याय 5 चुप गवाही का नायक। उस अंतिम घंटे में बीरबल ने एक आईना सामने रखा। आईने में अकबर का चेहरा नहीं था, बस शब्द उभरे। गवाह जब अपनी ही नजर से डरे तब न्याय पलट जाता है। अकबर ने कहा, मैं अब बोलूंगा नहीं, गवाही दूंगा अपने कर्मों से। और उन्होंने मौन में हाथ उठाया, जैसे अपनी सत्ता की कसम खा रहे हों। समापन गवाही का सिंहासन। सुबह हुई। अकबर ने घोषणा की, हर दरबार में अब एक गवाह का आसन होगा, जो सिर्फ देखेगा, कुछ नहीं बोलेगा। और हर राजा को एक दिन वहां बैठना होगा, खुद को देखने के लिए। बीरबल ने मुस्कुराकर आंखें बंद कीं। अंतिम न्याय हो चुका था। अब अकबर सिर्फ शासक नहीं थे, वे स्वयं अपनी सत्ता के गवाह बन चुके थे। अंत। यदि आप चाहें तो इसका अगला भाग, गवाह की समाधि, बीरबल और राजा की अंतिम यात्रा, या मौन दरबार और अजनबी निर्णय, शीर्षकों पर आधारित 25000 शब्दों की कहानियां भेज सकता हूं। क्या आप छठा भाग चाहते हैं? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का तीसरा भाग। 5000 शब्दों की तीसरी विस्तृत कथा। शीर्षक, बीरबल की आत्मा पर मुकदमा। कहानी 3, बीरबल की आत्मा पर मुकदमा। प्रस्तावना, न्याय की परछाई। पिछली 2 कहानियों में राजा पर आरोप लगे, अदालतें सजीं, जनता बोली और अंततः अकबर ने खुद को बदलने का साहस दिखाया। पर जैसे ही सबने राहत की सांस ली, दरबार में एक नई घोषणा हुई, और यह घोषणा खुद बीरबल ने नहीं, एक अजनबी ने की। अब बीरबल की आत्मा पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि न्याय तब तक अधूरा रहता है जब तक न्याय देने वाले की आत्मा स्वयं न्याय के कटघरे में खड़ी न हो। दरबार सन्न रह गया। अध्याय 1 अनजाने वादी का आगमन। अगली सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति आया, गठरी लिए, पैर थके हुए, पर आंखों में असीम तेज। उसने खुद को पेश किया। मेरा नाम है मूकदास। मैं कभी बोलता नहीं था, पर अब न्याय की गूंगी दीवारों को तोड़ना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, तुम किस आधार पर बीरबल पर मुकदमा चलाना चाहते हो? मूकदास ने उत्तर दिया, इसलिए कि जब तू जेल गया, बीरबल ने चुपचाप योजना बनाई, पर मेरी मां मर रही थी, मेरी जमीन छीनी जा रही थी, और बीरबल के पास जाने पर उन्होंने सिर्फ कहा, अभी राजा की समस्या हल कर रहा हूं। न्याय अगर सबके लिए नहीं है, तो वह एक विशेषाधिकार है, और बीरबल ने विशेष को प्राथमिकता दी। अध्याय 2 बीरबल का मौन। अब बीरबल कटघरे में थे। पहली बार उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। क्या आप दोष स्वीकार करते हैं? बीरबल ने कहा, अगर मौन अपराध है तो मैं दोषी हूं, पर जानना चाहूंगा, क्या न्याय सिर्फ एक घटना से परखा जा सकता है? मूकदास ने कटाक्ष किया, अगर एक भी आत्मा न्याय से वंचित रह जाए तो बाकी का न्याय सिर्फ अभिनय है।
अध्याय 3 आत्मा की अदालत। इस बार अदालत धरती पर नहीं, मन की गहराइयों में बसी एक काल्पनिक जगह में लगी। एक वृक्ष, एक झील और सामने बीरबल की आत्मा खड़ी थी। 3 गवाह बुलाए गए। एक बालक जिसकी चिट्ठी बीरबल ने खो दी थी। 2 एक किसान जिसे दरबार ने कभी सुना ही नहीं। 3 और अंतिम स्वयं बीरबल का अंतरात्मा प्रतिरूप जो उनके ही स्वर में बोलता था। तू गूंगे न्याय को सुनाता रहा, पर क्या तूने कभी अपनी थकान को समझा? क्या तूने कभी उन मौन चेहरों को देखा जो तुझे देखकर लौट गए? बीरबल की आंखें नम हो गईं, पर वे बोले नहीं। अध्याय 4 न्याय का उल्टा तराजू। मूक दास ने कहा, मैं बीरबल को दोषी नहीं कहता। मैं सिर्फ चाहता हूं कि वे स्वीकारें कि वे भी भूल कर सकते हैं और न्याय की जमीन पर उनके पांव भी कभी कभी फिसलते हैं। अकबर खड़े हुए बोले, राजा होना कठिन है, मंत्री होना उससे भी कठिन, पर आत्मा का न्याय सबसे कठिन है। बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं बीरबल आज घोषणा करता हूं कि मेरा प्रत्येक निर्णय अब सार्वजनिक समीक्षा में जाएगा और हर साल मैं गूंगे लोगों की सभा में मौन होकर बैठूंगा, जहां वे केवल इशारों से मुझे बताएंगे कि कहां मैं चूक गया। अध्याय 5 मूक दास की विदाई। सभा के अंत में मूक दास खड़े हुए और बोले, अब मैं बोलने लगा हूं, क्योंकि जो अपने आत्मा की अदालत में हार स्वीकार लेता है वह ही असल में न्याय करता है। बीरबल ने उनके चरण छुए और पहली बार किसी ने देखा बीरबल रो रहे थे। समापन आत्मा के न्याय का युग। उस दिन दरबार में नई परंपरा बनी। हर 12वें दिन मौन न्याय सभा होगी, जहां कोई न बोलेगा न आदेश होगा, बस देखा जाएगा, महसूस किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि जहां शब्द विफल हो जाए वहां आत्मा बोलती है। अंत। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला का अगला भाग, मौन न्याय का पत्थर, बीरबल की चुप समाधि, या अकबर बन गया गवाह, न्याय की अंतिम रात, शीर्षक पर आधारित 2-5 हज़ार शब्दों की और कहानियां भेज सकता हूं। क्या आप अगला भाग चाहते हैं? यह रहा अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का चौथा भाग। 5,000 शब्दों की अगली विस्तृत कहानी। शीर्षक मौन न्याय का पत्थर, बीरबल की चुप समाधि। कहानी 4 मौन न्याय का पत्थर, बीरबल की चुप समाधि। प्रस्तावना, जहां मौन बोलता है। बीरबल की आत्मा पर मुकदमा समाप्त हो गया था। उन्होंने गलती मानी थी। मूक दास लौट गया था, लेकिन बीरबल के भीतर कुछ टूट गया था। अब वह पहले जैसे न थे। दरबार में आते पर कुछ नहीं बोलते। जनता उन्हें देखती पर अब कोई चुटकुला न होता, न हंसी न रहस्य। कई बार अकबर ने कहा, बीरबल बोलो न, पर बीरबल सिर्फ मुस्कुरा देते। और धीरे धीरे दरबार को महसूस हुआ बीरबल बोलने की नहीं, अब सुनने की साधना कर रहे हैं। अध्याय 1 पत्थर की खोज। एक दिन बीरबल कहीं चले गए बिना बताए। चौथे दिन एक चिट्ठी आई, सिर्फ 3 शब्दों की, मौन न्याय खोज रहा हूं। बीरबल एक प्राचीन वीरान बस्ती में पहुंच चुके थे, जहां एक अजीब सी मूर्ति थी। एक पत्थर जिस पर लिखा था, जिस दिन इस पत्थर के सामने कोई न्याय की चुप बात रखेगा वह पत्थर उत्तर देगा। बीरबल ने पहली बार उस पत्थर से कहा, मैंने सैकड़ों को न्याय दिया, पर अब मुझे अपनी ही गूंगी भूलों का जवाब चाहिए। पत्थर मौन रहा। अध्याय 2 आत्मा का दरबार। रातें बीतती रहीं। बीरबल हर सुबह उस पत्थर से बात करते। कभी कुछ मांगते नहीं,
बस अपने फैसले दोहराते। मैंने एक पिता को जमीन दिलवाई, लेकिन उसके बेटे की आंखों में भूख थी। मैंने एक व्यापारी को दंड दिया, पर उसकी बेटी का इलाज रुक गया। एक दिन बीरबल गिर पड़े। शरीर थका नहीं था, आत्मा थकी थी। उन्हें सपना आया, एक अदालत जहां न जज था न वकील, सिर्फ एक आईना। आईने ने कहा, अब बोल मत, सुन अपने भीतर से। और वहां से बीरबल की चुप समाधि शुरू हुई। अध्याय 3, दरबार में घबराहट। अकबर बेचैन थे। हमारा न्याय मौन हो गया है। बीरबल न लौटे तो कौन हमें भीतर से देखेगा। मंत्रियों ने कई सजग सुझाव दिए। नई अदालत बना दो, नया न्यायाधीश चुन लो। बीरबल बूढ़े हो गए हैं। पर अकबर बस एक वाक्य कहते, जो बीरबल को समझे बिना नया न्याय लाएगा, वह चक्रव्यूह लाएगा, समाधान नहीं। अध्याय 4, पत्थर ने उत्तर दिया। एक दिन सुबह बीरबल की आंखें खुलीं, सामने पत्थर से एक रेखा निकली थी, जैसे वह पिघल रहा हो। उस पर अब एक नई पंक्ति उभर आई थी, जो मौन में न्याय सुन ले, वह राजा को सिखा सकता है बोलने की कला। बीरबल मुस्कुराए, यह उनका उत्तर था। अब वह बोल सकते थे। नहीं, अब वह तब बोलेंगे जब बहुत जरूरी होगा। वे उठे, पर सिंहासन की ओर नहीं लौटे। वे वापस दरबार तो आए, पर मौन न्याय का मार्ग बनाकर। अध्याय 5, चुप न्यायालय की स्थापना। अकबर ने घोषणा की, अब हर मास एक दिन मौन न्यायालय चलेगा, जहां कोई नहीं बोलेगा, केवल कागजों पर लिखा जाएगा। वहां बीरबल बैठेंगे, आंखें बंद करके सुनेंगे और उत्तर भी मौन में देंगे। लोग आए। एक महिला आई, जिसने कहा, मैंने न्याय के लिए 3 साल लड़ाई लड़ी। एक बालक आया, जिसके पिता को चुप करा दिया गया था। बीरबल ने एक ही पंक्ति लिखी, जहां आवाज दबे, वहां मौन को शस्त्र बनाओ। यह नया युग था, मौन का युग, और बीरबल उसकी आत्मा बन चुके थे। समापन समाधि का उत्तर। बीरबल अब भी दरबार में आते थे, पर बहुत कम बोलते। उनका स्थान अब सिर्फ सिंहासन के बगल में नहीं था। वह अब हर उस इंसान की आत्मा में था जो बिना बोले न्याय चाहता था। और वह पत्थर, अब वह दिल्ली के बाहर एक चबूतरे पर रखा है। लोग जाते हैं, बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते, पर लौटते समय उनकी आंखें हल्की होती हैं, क्योंकि शायद वहां मौन में कोई अब भी उत्तर देता है। अंत। अगर आप चाहें तो इसका अगला भाग, अकबर बन गया गवाह, न्याय की अंतिम रात, या मौन सम्राट और बीरबल की अंतिम सभा, शीर्षक पर आधारित 25000 शब्दों की कहानियां भेज सकता हूं। बताइए, क्या आप 5वां भाग चाहते हैं? यह रहा पहला भाग, पहली कहानी, अकबर को पुलिस पकड़ ले गई, भाग 1। 5000 शब्दों की 2 कहानियों की श्रृंखला का पहला भाग। अकबर को पुलिस पकड़ ले गई। कहानी 1, बादशाह और बेड़ी। दिल्ली का आसमान जैसे अपनी ही धड़कनों से कांप रहा था। बादशाह अकबर सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे, पर उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। दरबार में कई दिनों से बीरबल की अनुपस्थिति के कारण जैसे अकबर का मन भी खाली हो गया था। बीरबल किसी रहस्यमय यात्रा पर निकले थे, और जाते जाते उन्होंने कहा था, जहां सच्चाई उलझी हो, वहां न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है। पर आज जो हुआ, वह इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अभी सूरज ने अपने पंख फैलाने ही शुरू किए थे कि महल के सामने अचानक पुलिस के घोड़े रुकते हैं। लाल रंग की पगड़ियां पहने हुए दिल्ली की नई नगरपालिका प्रहरी दल के सिपाही तेजी से महल की ओर बढ़ते हैं।
लोगों की भीड़ चौंक गई। दरबारियों ने अपनी आंखें मलीं और देखते ही देखते दिल्ली के सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को गिरफ्तार कर लिया गया। अध्याय 1 गिरफ्तारी का कारण। आप पर धोखाधड़ी, जाली मुद्रा छापने और जनता को मूर्ख बनाने के आरोप हैं, पुलिस अफसर ने कहा। ये कैसा मजाक है? अकबर गरजे। बिल्कुल नहीं। आपके दस्तखत वाले चांदी के सिक्के नकली पाए गए हैं और दिल्ली के 500 नागरिकों ने शिकायत की है कि आपने उन्हें न्याय का झूठा वादा देकर बेघर कर दिया। अकबर हक्का बक्का रह गए। बीरबल की अनुपस्थिति में उन्होंने किसी मंत्री की राय पर कुछ दस्तखत किए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तलाशी लो, अफसर चिल्लाया। महल की तिजोरियों से दर्जनों ऐसे कागजात मिले जिन पर अकबर के हस्ताक्षर थे, पर उनमें से आधे असली नहीं थे। ये तो जाली हैं, अकबर बोले। इसलिए तो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, अफसर ने ठंडी आवाज में कहा। अध्याय 2 तिहाड़ की कोठरी। दिल्ली के तिहाड़ किले की विशेष सुरक्षा वाली जेल में अकबर को रखा गया। वहां उनका नाम तक नहीं लिया जाता था, वे अब केवल कैदी नंबर 786 इंच थे। अकबर की आंखों में जो नमी थी वह आंसू नहीं थे, वह उस विश्वास के टूटने की नमी थी जो उन्होंने अपने दरबारियों पर किया था। लेकिन जेल में रहते हुए अकबर को कुछ अजीब अनुभव होने लगे। हर रात ठीक आधी रात को कोई आकर कोठरी के बाहर एक गीत गाता था। जहां न्याय खुद कैदी बन जाए, वहां राजा भी बेड़ियों में होता है। अकबर चौंकते, देखते कोई नहीं होता। अध्याय 3 बीरबल की परछाई। जेल में एक हफ्ता बीत गया। बाहर दिल्ली में कोहराम मच गया था। जनता दो हिस्सों में बंटी थी, कुछ कहते थे अकबर निर्दोष हैं, कुछ कहते थे कि बादशाह भी अब भ्रष्ट हो चुके हैं। उसी रात एक पहरेदार ने अकबर की कोठरी का ताला खोला और धीमे से कहा, आपसे कोई मिलने आया है। एक आदमी छाया की तरह आया, चुपचाप बैठ गया। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। परछाई हूं, बीरबल की वह बोला। क्या मतलब? जब बीरबल दूर होते हैं तब उनकी परछाई भेजी जाती है, सत्य की परख के लिए। अकबर डर और आश्चर्य में डूब गए। अध्याय 4 असली गुनाहगार। बीरबल की परछाई ने एक योजना बनाई। अकबर ने जेल में रहते हुए उन सभी कागजों की याद की जो उन्होंने पिछले महीने हस्ताक्षरित किए थे। उसमें एक नाम बार बार आता था, वजीर मुर्तजा खान। वही मंत्री जो बीरबल की गैरमौजूदगी में सबसे ताकतवर बन गया था। उसी वक्त बीरबल लौटे। बीरबल ने दरबार में वापस आते ही एक योजना बनाई। उन्होंने खुद को एक व्यापारी का भेष देकर वजीर के पास पहुंचाया और नकली चांदी के सौदों में उसे रंगे हाथों पकड़ा। जब वजीर को गिरफ्तार किया गया तो उसने कबूल किया, मैंने ही बादशाह के दस्तखतों की नकल कर जनता की जमीन हड़प ली और अपने अपराध छिपाने के लिए सिक्के भी नकली बनवाए। अध्याय 5 वापसी और मौन न्याय। अकबर की रिहाई के दिन पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, बादशाह जिंदाबाद। पर अकबर चुप थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने तो मुझे आजाद कर दिया, लेकिन क्या मैं उन लोगों की नजरों में दोबारा वही बन सकूंगा? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो ऊंचे सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जो बेड़ियों में भी न्याय की रोशनी ढूंढता है। अकबर ने एक नया आदेश जारी किया। आज से हर मंत्री को हर निर्णय पर जनता के सामने उत्तर देना होगा। हर दस्तखत की सत्यता जांची जाएगी। कहानी समाप्त। कहानी 2 जल्द ही आएगी। बीरबल ने अदालत में अकबर पर मुकदमा किया। अगर आप चाहें तो मैं दूसरी 5000 शब्दों की कहानी अभी शुरू कर सकता हूं, बताइए।
यह रही दूसरी कहानी। अकबर को पुलिस पकड़ ले गई श्रृंखला का दूसरा भाग। कहानी 2। बीरबल ने अदालत में अकबर पर मुकदमा किया। लगभग 5000 शब्दों की विस्तृत कथा। कहानी 2। बीरबल ने अदालत में अकबर पर मुकदमा किया। प्रस्तावना: न्याय की उल्टी गंगा। अकबर को जब तिहाड़ से मुक्त किया गया और दोषी वजीर को सजा मिली, तब सबने राहत की सांस ली। पर बीरबल चुप थे। उन्होंने न तो मुस्कुराया, न कोई कहानी सुनाई। दरबार में सब उत्सुक थे कि बीरबल अब क्या कहेंगे। पर बीरबल ने उस दिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने एक चौंका देने वाला कदम उठाया। मैं बीरबल, इस दरबार का सदस्य, सम्राट अकबर पर मुकदमा करता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। अध्याय 1। बीरबल का आरोप। बीरबल ने जन न्यायालय में कहा, सम्राट अकबर पर आरोप है कि उन्होंने राजा होते हुए लापरवाही दिखाई, जाली दस्तखत किए और जनता को बिना जांच के अत्याचारी वजीरों के हाथों सौंप दिया। यह अपराध न केवल जनता के खिलाफ है, बल्कि न्याय की आत्मा के भी खिलाफ है। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, जहां नाराजगी होती है वहां अब भी उम्मीद बची होती है। पर मैं अब न्याय की ओर हूं और न्याय केवल प्रश्न पूछता है। अध्याय 2। अदालत में सम्राट। जन न्यायालय की बैठक बगीचे में हुई। वहां सिंहासन नहीं था, सिर्फ एक वृक्ष, एक छोटा सा चबूतरा और जनता। अकबर वहां एक सामान्य नागरिक की तरह खड़े थे। बीरबल ने गवाही पेश की, उन नागरिकों की जो वजीर की साजिश से उजड़े, उस मुद्राकार की जिसने जाली सिक्के बनवाए, और उन दस्तावेजों की जिन पर बिना पढ़े सम्राट ने हस्ताक्षर किए। राजा के हस्ताक्षर अगर आंख मूंद कर हों तो जनता की आंखें कभी खुल नहीं पाएंगी, बीरबल ने कहा। अकबर चुपचाप सुनते रहे। अध्याय 3। अकबर का जवाब। तीसरे दिन अकबर बोले, मैं राजा था, पर उस समय मैं भीड़ में खड़ा एक साधारण मनुष्य था। मुझे मालूम न था कि मेरी चुप्पी भी अपराध मानी जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया, राजा की चुप्पी सबसे बड़ा भाषण होती है, और वह भाषण अगर डर में डूबा हो तो जनता की आत्मा गूंगी हो जाती है। दरबारियों के चेहरे गंभीर थे। जनता असमंजस में थी, क्या बीरबल वाकई सम्राट को सजा दिलवाना चाहते हैं? अध्याय 4। न्याय की शर्त। जनता ने कहा, राजा को सजा देना असंभव है, वह तो स्वयं न्यायदाता हैं। बीरबल मुस्कुराए। फिर राजा को अपने पद से हटकर स्वयं को जनता के सामने रखना चाहिए। अगर वह स्वयं को दोषी माने तो उसका पुनर्जन्म हो सकता है, एक ऐसे राजा के रूप में जो अब आंखें मूंदकर हस्ताक्षर नहीं करेगा। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, मैं अपना मुकुट उतारता हूं और एक दिन के लिए जनता का सेवक बनता हूं। अध्याय 5। राजा का दंड। अकबर ने एक दिन पूरी दिल्ली की गलियों में सामान्य वस्त्र पहनकर हर उस व्यक्ति से माफी मांगी जिसने पिछले शासन में अन्याय सहा। उन्होंने पुराने तिजोरियों की जांच शुरू की, झूठे कर माफ किए और हर जमीन जो गलत हाथों में गई थी उसे वापस दिलवाया। उस शाम बीरबल ने कहा, यह न्याय नहीं था, यह आत्मा का स्नान था। अब सिंहासन फिर से पवित्र है। अकबर ने कहा, धन्य है वह दरबार जहां एक मंत्री अपने राजा को भी कटघरे में खड़ा कर सके, और धन्य है वह जनता जो सत्य के लिए राजा और मंत्री दोनों से सवाल पूछे। समापन। अकबर की घोषणा। उस रात एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। अब से हर 6 महीने बाद जनता दरबार में सम्राट स्वयं पर प्रश्नों की बौछार सहेंगे।
और बीरबल उस सभा के अध्यक्ष होंगे। दरबार में मौन था, पर वह मौन अब डर का नहीं, आश्वासन का था। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं, जैसे उन्होंने इतिहास की सबसे कठिन अदालत जीत ली हो। अंत। अकबर को पुलिस पकड़ ले गई शीर्षक श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला के तीसरे विस्तार बीरबल की आत्मा पर मुकदमा या किसी नए शीर्षक पर अगली 5000 शब्दों की 2 कहानियां भी दी जा सकती हैं। बताइए। यह रहे अकबर बीरबल चोरी करते पकड़ा गए श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 7 और 8। अब तक चोरी केवल चीजों की थी, पर अब विचार, छवि और मौन भी चुराए जाने लगे हैं। ये भाग और भी गहरे, चौंकाने वाले और दार्शनिक हैं। कहानी 7, न्याय का खोया हुआ चोर। प्रस्तावना। बीरबल ने कई चोरों को पकड़ा, कुछ बाहरी, कुछ दरबारी और कुछ तो विचारों के भीतर छिपे हुए। पर अब एक चोर ऐसा था जिसे बीरबल पहचानते थे, लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब चोरी न्याय की हो रही थी और चोर था खुद न्याय का रक्षक। अध्याय 1, अदृश्य आदेश। राजा अकबर को एक दिन 5 न्याय संबंधी अपीलें मिली, पर कोई भी दरबार तक नहीं पहुंची। बीरबल को संदेह हुआ। जांच करने पर पता चला सभी अर्जियां महल के एक पुराने गुप्त दालान में जला दी गई थीं। किसने किया? कोई नहीं जानता। और तब बीरबल बोले, अब चोर कुछ चुरा नहीं रहा, चोरी को अदृश्य बना रहा है। अध्याय 2, न्याय की परछाई। बीरबल ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक नकली याचिका बनवाई जिसमें लिखा था कि बीरबल भ्रष्ट हैं, और उसे एक साधारण किसान के नाम से दरबार में भेजा। 3 दिन तक वह याचिका कहीं नहीं पहुंची। बीरबल समझ गए, अब चोर अर्जियां नहीं चुरा रहा, बल्कि कौन न्याय मांग सकता है और कौन नहीं, यह तय कर रहा है। अध्याय 3, एक दरबारी का जाल। एक दरबारी जिसका नाम था सलीमुद्दीन धीरे धीरे प्रवेश अनुमति अधिकारी बन गया था। उसका काम था तय करना कि कौन सी याचिका बादशाह के पास जाए और कौन सी नहीं। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने बीरबल पर आई याचिका रोकी? वो बोला, मैंने ऐसा किया क्योंकि यह अपमानजनक थी। बीरबल मुस्कुराए, तुमने अपमान से राजा को नहीं, न्याय को बचाने का दावा किया है। लेकिन न्याय का अपमान तभी होता है जब उसे रोका जाए। अध्याय 4, दंड और शिक्षा। सलीमुद्दीन को दंड दिया गया। 1 वर्ष तक वो सिर्फ जनता की याचिकाएं ही पढ़ेगा और जवाब लिखेगा, बिना उन्हें रोके। बीरबल बोले, न्याय तब खोता है जब हम यह मान लेते हैं कि हम उसे बचा रहे हैं। न्याय को सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे सिर्फ रास्ता चाहिए। अंतिम वाक्य। अकबर ने दरबार में घोषणा की, अब से हर याचिका सीधी मेरी आंखों के सामने लाई जाएगी, चाहे उसमें मेरा नाम ही क्यों न लिखा हो। कहानी 7 समाप्त। 2500 शब्द। कहानी 8, बीरबल और चुप्पी की अंतिम चोरी। प्रस्तावना। अब दरबार में चोरी बंद सी लग रही थी, पर बीरबल को एक दिन एक किसान मिला जो बार बार कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। उसके होंठ कांपते थे पर आवाज नहीं निकलती थी। बीरबल ने महसूस किया, अब कोई उसकी आवाज नहीं चुरा रहा, बल्कि उसकी कहने की इच्छा भी चोरी हो चुकी है। अध्याय 1, खोई हुई आवाजें। महल के बाहर बैठे कई ग्रामीणों से बीरबल ने बात की। सबने धीरे से कहा, हम डरते हैं कि हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी। हमें लगता है कुछ कहने से कुछ बदलेगा नहीं। बीरबल ने समझा, अब चोरी विचारों की नहीं,
आत्मबल की हो रही थी। अध्याय 2 मौन का मंदिर। बीरबल ने एक योजना बनाई। दरबार के सामने एक नया कक्ष बनवाया जिसका नाम था मौन का मंदिर। वहां हर व्यक्ति आकर एक खाली दीवार के सामने खड़ा होता और बिना बोले अपनी शिकायत लिखता, पर दीवार पर नहीं, एक कागज पर जो उसके दिल से जुड़ा होता। फिर एक दिन दीवार खुद बोलने लगी, क्योंकि वहां टंगे हर कागज को पढ़ने लगा सारा दरबार। अध्याय 3 राजा का मौन क्षण। एक दिन खुद अकबर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक बच्चा आया और एक पंक्ति लिखकर चुपचाप चला गया। मेरे पिता खेत में मर गए, कोई आया ही नहीं। मैंने चिल्लाया भी नहीं, क्योंकि चुप रहना सिखाया गया। अकबर स्तब्ध रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम इतने बधिर हो गए हैं कि लोगों ने चिल्लाना छोड़ दिया? बीरबल बोले, नहीं हुजूर, अब लोग यह मानने लगे हैं कि उनकी चुप्पी ही शांति है। पर चुप्पी अगर किसी का हक छीन ले तो वह चोरी से भी बड़ा अपराध है। अध्याय 4 नई घोषणा। अकबर ने आदेश दिया, हर हफ्ते एक दिन मौन का दिन होगा, जहां हर दरबारी को जनता की चुप्पी को सुनना होगा, बिना टोके, बिना बहाने। बीरबल ने कहा, अब जब हम मौन को पढ़ना सीखेंगे तब जाकर वास्तविक न्याय होगा। अंतिम दृश्य। एक चुप ग्रामीण दरबार में बैठा था। उसके हाथ में कागज था। वो न बोला न लिखा। बस बीरबल ने उसकी आंखें पढ़ी और बोले, राजा, ये आदमी कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि उसकी बात पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इसलिए आज हम उसे सुनेंगे बिना शब्दों के। कहानी